हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कोस्टिंग सिस्टम। ओके, और इससे पहले जो हम कोस्ट अकाउंटिंग की काफ़ी सारी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, उसकी जो भी वीडियोस डिस्कस हुई है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उनकी प्लेलिस्ट है एक बनाई हुई मैंने, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे आइडियल कॉस्टिंग सिस्टम के बारे में। देखिए, एक आइडियल वर्ड क्या होता है? आइडियल वर्ड वो होता है कि एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, तो कोस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए वो हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है सिंप्लिसिटी। देखो, जब भी कोई सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सिंपल होना चाहिए टू अंडरस्टैंड, टू ऑपरेट। ये सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज़ें में डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, सो अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय दोज हु आर कंसर्न टू मेंटेन कोस्ट अकाउंट्स। देखो, कॉस्टिंग सिस्टम के साथ ज़्यादातर किससे काम करना है? कोस्ट अकाउंट को जो लोग क्या करेंगे, जो कोस्ट अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सिंपल होना चाहिए ना ऑपरेट करना इसको। ठीक है, इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय अ पर्सन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। द कोस्ट शुड बी क्लासिफाइड, कलेक्टेड, एलोकेटेड, एनालाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। देखो, जो कॉस्ट है उसको हमने प्रॉपर क्लासीफाई जो भी करना है, कलेक्ट करना है, एलोकेट करना है, एनालाइज करना है, प्रेजेंट करना है, सिंप्लीफाइड मैनर में करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? कोस्ट शीट बनती है, डायग्राम, रिपोर्ट्स वगैरह, इसकी हेल्प से दीज जो भी हम कोस्ट इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं शुड रीच एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन इन द राइट फॉर्म टू मेक देम इफेक्टिव। ठीक है, यानी कि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है राइट टाइम पे राइट लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। अगर हम नटशेल में बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो जो एक कॉस्टिंग सिस्टम है वो सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिंपल टू ऑपरेट होना चाहिए उन लोगों के द्वारा जो कि कंसर्न है हमारे कोस्ट अकाउंटिंग से। ओके, नेक्स्ट जो फीचर है सुटेबिलिटी टू द बिजनेस। आप किस बिजनेस के लिए कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं, किस बिजनेस के लिए कॉस्टिंग सिस्टम बना रहे हैं। सो जो कॉस्टिंग सिस्टम आप डिवाइस कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस की कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स, नेचर एंड साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी एंटरप्राइज का पर्पस है उसको वो पूरा करे। ठीक है, और नेसेसरी इंफॉर्मेशन सप्लाई करे हमारे बिजनेस को रन करने में। ठीक है, सो द कोस्टिंग सिस्टम शुड बी डिवाइज्ड so as to suit the conditions, requirements, nature and size of the business. A costing system that serves the enterprise purpose and supplies necessary information for running the business is an ideal system for that business. ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि कोस्टिंग सिस्टम हम ऐसा भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाए। ठीक है, देखो, इकोनॉमिकली का मतलब ये है कि हम उसका ध्यान रखें कि किस वे में ध्यान रखें, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि अब बेवजह ही हम महंगी चीज़ें उस पर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं बनता, वेस्टेज ऑफ मनी है। ठीक है, तो जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस जो किया है शुड नॉट बी टू एक्सपेंसिव कि इसके ऑपरेशन में और मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा खर्चा हो। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हमारा बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, और इसको आप अदर नेम दे सकते हो फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब चेंज सिचुएशन आए तो उसमें हम लोग कॉस्टिंग सिस्टम में भी चेंज ला सकें। ठीक है, सो द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी इलास्टिक। जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो हमारा इलास्टिक होना चाहिए एंड कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू चेंजिंग कंडीशन। मान लो आज जो कंडीशन है ज़रूरी नहीं है कल वही कंडीशन होगी। बिजनेस आपको पता है कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में काम करता है, एक्सटर्नल, इंटरनल, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो जो आज कंडीशन है वो फ्यूचर में नहीं होगी, तो जो चेंज्ड कंडीशन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कॉस्टिंग सिस्टम में भी चेंजेस ला सकें। ये रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्लैक्सिबिलिटी का रिवर्स होता है रिजिड।
इट शुड इन पर्टिकुलरली बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क, यानी कि क्या हो कि ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ वर्क भी हैंडल कर सके और हमारे बिजनेस के नेचर में जो जो चेंजेस आते हैं उसके साथ भी डील कर सके। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपेयरेबिलिटी, यानी कि हमारा कॉस्टिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हम अपने डाटा को, कॉस्ट डाटा को कंपेयर कर पाएँ इस साल के डाटा को पिछले साल से, या फिर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ अपने आप का जो कॉस्ट डाटा है वो कंपेयर कर पाए। तो अब हम पढ़ते हैं, costing system should be capable to present cost data to be compared with the cost data of previous period। देखो, मैनेजमेंट को कई डिसीजन लेने पड़ते हैं तो उनको इस चीज़ को कंपेयर करना पड़ता है। सो हमारा जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो इस टाइप का होना चाहिए, सो दैट मैनेजमेंट कैन इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद अदर फर्म्स और विद द इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि विद इन द इंडस्ट्री, जैसे हमारी जो इंडस्ट्री में फर्म्स हैं, एक टाइप की इंडस्ट्री में जो डिफरेंट फर्म्स काम कर रही है, हम उनके साथ भी कंपैरिजन कर पाएँ और अपने फर्म का दूसरे, मतलब हमारी जो फर्म है उसका प्रीवियस पीरियड से करंट पीरियड का कॉस्ट डाटा कंपैरिजन कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जो कॉस्टिंग सिस्टम है शुड एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्ड्स दैट आर मेंटेन्ड। कॉस्टिंग सिस्टम इस टाइप से होना चाहिए, जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को वो इंश्योर करे। इफ़ द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन आर नॉट करेक्ट और एक्यूरेट, अगर कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ही हमारे सही नहीं है, इनकरेक्ट है, तो जो रिजल्ट्स और कंक्लूजन उनसे निकाले जाएंगे वो भी क्या होंगे, इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग होंगे। देखो, जो आप इनपुट डालेंगे किसी चीज़ में, आउटपुट भी वैसा ही आएगा। तो अगर आपने रिकॉर्डिंग ही गलत की है तो जो उससे रिजल्ट्स आने वाले हैं दैट विल बी मिसलीडिंग, गलत होंगे, इनएक्यूरेट होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉम्प्टनेस। प्रॉम्प्टनेस का मतलब क्या होता है कि ईजिली आपको, और क्विकनेस होनी चाहिए, जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाए। सो एक आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इज़ वन इन विच इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर इट्स फंक्शनिंग आर प्रॉम्प्टली, ईजिली एंड पंचुअली अवेलेबल, टाइम पे आपको अवेलेबल हो जाए। जो प्रॉम्प्टनेस है कैन बी इंश्योर्ड इफ़ अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर द टाइमली सप्लाई ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स। अगर जैसे कि आपके जो है मटेरियल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड, ओवरहेड से रिलेटेड, ये वाली सारी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड्स अगर आप टाइम पे सप्लाई कर पा रहे हैं कॉस्टिंग ऑफिस को, यानी कि कॉस्ट डिपार्टमेंट को, तो इसका मतलब प्रॉम्प्टनेस है। ठीक है, वंस द कॉस्टिंग ऑफिस रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, द ऑब्टेन्ड डाटा शुड ऑल्सो बी एनालाइज्ड एंड recorded in a timely way to ensure promptness। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मिनिमम चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग सेटअप। अब आप ये देखिए, अगर आप कोई नई चीज़ ला रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्टिंग जो है सेटअप ऑलरेडी उसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़े, तो ये एक टाइप की नेगेटिव चीज़ हो जाती है। ठीक है, सो जो ज़रूरी है वो होने चाहिए। सो द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ डेलीगेशन एंड डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड विद द कॉस्टिंग सिस्टम। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप कॉस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट जो भी ला रहे हैं कॉस्टिंग सिस्टम, ऐसा नहीं है जो हमारा सीनियर सबऑर्डिनेट्स वगैरह जो आपका डेलीगेशन किया गया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, वो क्या हो जाए, एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉसिबल यही करना चाहिए आपको, द सिस्टम मस्ट बी सच सो दैट इट मे लीस्ट, अगर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे ही हम डिस्टर्ब करें एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को, यानी कि जो हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है उसको हम मिनिमम डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करें अगर जहाँ पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ फॉर्म्स फॉर कॉस्टिंग सिस्टम। यहाँ जो फॉर्म्स की बात हो रही है वो आप देखते हैं, जैसे कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए हमें काफ़ी सारे फॉर्म्स, परफॉर्मास रिपोर्ट्स ये रिक्वायर होते हैं। तो जो कॉस्ट डाटा है वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज़ का होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे मान लो अब आप फॉर्म्स में, परफॉर्मास में, रिपोर्ट्स, इन सब में डाटा रिकॉर्ड करते हैं,
तो ये एक यूनिफॉर्म साइज़ के होने चाहिए, लेकिन और उनकी क्वालिटी पेपर की बेटर होनी चाहिए, और डिफरेंट कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस के लिए, अलग अलग फॉर्म्स के लिए, ताकि आप उनको ईजिली टाइम पे उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है, ताकि इनकी फाइलिंग ईजिली हो पाए। ओके, और आप इनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए इजीली यूज़ कर पाए। मान लो आपने अलग अलग कलर असाइन कर दिए, आपने जैसे भी कलर असाइन किए अलग अलग फॉर्म्स के लिए, तो जब आपको बाद में उनकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप इजीली उनको निकाल पाए, लोकेट कर पाए, ठीक है। द यूज़ एंड डिस्पोजल ऑफ दीज फॉर्म्स शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन्ड, ये क्लियरली एक्सप्लेन करना होना चाहिए, एंड नोन टू द पीपल कंसर्न, जो भी आपके कोस्टिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको इनका प्रॉपर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है एफिशिएंट कंट्रोल ऑन मटेरियल। आप देखेंगे कि जो हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट पे मैंने वीडियो आपको करवाया है 2 पार्ट्स में, वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर देखना है। ये मैं आपको बार बार इसलिए एम्फेसाइज करती हूँ कि ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके कंसेप्ट्स जो है इससे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, एफिशिएंट कंट्रोल ऑन मटेरियल की अगर हम बात करते हैं, मटेरियल कॉस्ट जो है पूरे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का बहुत ज़्यादा पोर्शन क्या करती है, इसको ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, क्योंकि मटेरियल मेन होता है। सो एज वी नो दैट द मेजर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट आर मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट होता है, ठीक है। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम ऑन परचेजिंग, स्टोरिंग एंड इशू ऑफ मटेरियल, ठीक है। हम परचेज करते हैं मटेरियल को, स्टोर करते हैं, फिर आगे स्टोर से इशू किया जाता है रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और वेस्टेज को हमने मिनिमाइज़ करने की कोशिश करनी है ताकि एफिशिएंसी बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़े। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एडिक्वेट वेज प्रोसीजर। अभी मैंने आपको बताया लास्ट पॉइंट में कि मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशो होता है, उनका काफ़ी ज़्यादा रेशो होता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। अब हमने मटेरियल कॉस्ट की बात कर लिया, अब हम बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। जो वेज प्रोसीजर है वो एडिक्वेट होना चाहिए। देयर शुड बी अ वेल डिफाइंड वेज प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन डिफरेंट जॉब्स। देखो, आप टाइम के अकॉर्डिंग उनको रेट प्रोवाइड करते हैं, पीस रेट सिस्टम यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे हम बात करें कि एक वेल डिफाइंड वेज प्रोसीजर होना चाहिए, क्या रिकॉर्ड करने के लिए, टाइम स्पेंड बाय वर्कर्स ऑन डिफरेंट जॉब्स फॉर प्रिपेयरिंग द वेज शीट्स एंड फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। आप वेज शीट पे सारा डाटा दिखते हैं, ठीक है। Thus the introduction of well defined wage system will help to control the cost of labor। जब ये प्रॉपर सिस्टम होगा तभी आप कॉस्ट ऑफ लेबर को प्रॉपर कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स में आपकी इनडायरेक्ट चीज़ें आती है, आपको पता है ना जनरली। अब होता क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम ओवरहेड्स का प्रॉपर एलोकेशन करें, प्रॉपर अपोर्शनमेंट करें। देखो, एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग चार्ज द एक्सपेंसेस टू द प्रोडक्ट, कॉस्ट सेंटर, जॉब और प्रोसेस लॉजिकली एंड रेलिवेंटली टू द कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर यूनिट, सर्विस, कुछ भी हो सकता है। तो अब आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम है वो पर्टिकुलरली एक एलोकेट करे उस चीज़ को पर्टिकुलरली कॉस्ट सेंटर से। मोर ओवर जो एक्सपेंसेस है, अब कई एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो इनडायरेक्ट, जैसे आपको मैंने बताया, अब जैसे फैक्ट्री का रेंट है, अब वो अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं उसमें उनके एरिया के अकॉर्डिंग अपॉर्शनमेंट कर दिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। तो जो एक्सपेंसेस है उनका अपॉर्शनमेंट करना है कॉस्ट सेंटर पे ऑन सम साइंटिफिक बेसिस लाइक एरिया के बेसिस पे, कैपिटल, मशीनर्स, पावर कंजप्शन, मटेरियल कंज्यूम, ये सारी चीज़ें, ताकि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एक्यूरेटली एक तो डिवाइड कर पाएँ और कॉम्पिटिटिव और कंपेरेबल बना पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग आप है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हम लोग करते हैं, तो उनका आपस में रिकॉन्सिलेशन करना बहुत ज़रूरी है एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स के लिए, ठीक है। व्हेन टू सिस्टम ऑफ अकाउंट्स दैट इज़ कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जब दोनों सिस्टम मेंटेन किए जाते हैं, देन देयर मे बी द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रिजल्ट्स। जो हमने दोनों अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, दोनों सिस्टम, उनके रिजल्ट्स में डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, फॉर द सेम पीरियड। दिस डिफरेंस शुड बी एलिमिनेट, हमें इसको एलिमिनेट करना है दोनों का रिकॉन्सिलेशन करके, ताकि दोनों सिस्टम ऑफ अकाउंट्स की हम एक्यूरेसी को क्या कर सके, एस्टैब्लिश कर पाएँ। ओके,
नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी शुड बी एस्टैब्लिश। देखो अब काम कोई हम करते हैं तो सभी की अकाउंटेबिलिटी भी एस्टैब्लिश होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, ठीक है। इन केस देयर इज वेरिएंस इन द रिजल्ट्स देन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी शुड बी एस्टैब्लिश। अगर हमारी वेरिएंस आ रही है तो हम किसी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, ठीक है, अकाउंटेबल ठहराएंगे एडवर्स वेरिएंस के लिए, तो ये ध्यान रखना है। सो कोस्टिंग सिस्टम शुड बी एबल टू एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। तो जो कॉस्टिंग सिस्टम है वो हमारा इस टाइप से होना चाहिए, जिस पर्सन ने वो जॉब किया है उसको अगर एडवर्स वेरिएंस आया तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सके, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट। अब होता क्या है, कोस्ट अकाउंटेंट का मेन काम है तो उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स हमारे कोस्टिंग सिस्टम में प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए ताकि वो अपने काम को प्रॉपर कर सके। अब देखो उसको अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर करनी है तो उसके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए एक्सेस होने चाहिए, वर्क्स, डिपार्टमेंट्स वगैरह। उसको जो रिपोर्टिंग है वो रेगुलर होनी चाहिए और जो रिपोर्ट्स है वो शुड बी कम्युनिकेटेड टू मेक देम मोर इफेक्टिव। जो रिपोर्ट्स हैं इससे रिलेटेड उनको कम्युनिकेट करना है ताकि उन्हें इफेक्टिव बना सके, और एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए फीडबैक का, ओके। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स। वैसे तो जो हम इंस्टॉल करते हैं कोस्टिंग सिस्टम को मेनली हमारे बिजनेस के इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट हमारा एक स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम यानी कि जो कोस्टिंग सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोस्ट अकाउंटिंग रूल्स एप्लीकेबल टू सर्टेन इंडस्ट्रीज़। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ के कोस्ट अकाउंटिंग रूल्स हमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिफाई किया है वैसे ही करने पड़ते हैं, तो उस पर कुछ कोस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि डेवलप और इंक्लूड करनी पड़ती है हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो एक आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग को उसको इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान रखना है, ओके। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कॉस्टिंग सिस्टम को हम तब आइडियल मानेंगे इफ़ इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोस्ट कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग इन मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। अगर कॉस्टिंग सिस्टम प्लानिंग में, कोस्ट को कंट्रोल करने में, कोस्ट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में प्रॉपर हेल्प करता है तो हम उस कॉस्टिंग सिस्टम को आइडियल मानेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन टू सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, हैव अ नाइस डे।